हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों हम एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस जो सीरीज़ चला रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, हमने ये राजनीतिक व्यवस्था देख चुके थे। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं मेंस में आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है। तो हम प्री प्लस मेंस लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो आगे कंटिन्यू करते बिना देरी करते हुए दोस्तों आइए। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था। तो दोस्तों एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए या ऋग्वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन देना है कि ऋग्वैदिककालीन 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में जो मैक्स मुलर के अनुसार पश्चिमी एशिया से आर्यों के द्वारा यहाँ पे निवास किया गया, जिसको ऋग्वैदिककालीन कहते हैं। दोस्तों ये अच्छी तरह डेफिनेशन हो गया। फिर आपको पॉइंट डालना है। एक पॉइंट दोस्तों, आपने जो डेफिनेशन दिया उसमें अपने डेट का भी मेंशन कर दिया, मैक्स मुलर का भी नाम आ गया, तो उनका मत जो सर्वाधिक है। तो डेफिनेशन आपका अच्छा होगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में आपका क्या आएगा, राजनीतिक संगठन एवं प्रशासन की इकाई। दोस्तों इसमें आपको लिखना है, आपको 7 और 11 मार्क्स दोनों को ही आपको 11 मार्क्स के हिसाब से लेके चलना है दोस्तों। जिसमें 7 मार्क्स का आए तो आपको उसको हैंडल कर सके। 7 मार्क्स के हिसाब से आप अगर तैयार करोगे तो 11 मार्क्स में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आंसर फ्रेमवर्क करने में। तो हम 11 मार्क्स को ध्यान रख के चलेंगे ताकि 7 मार्क्स का भी आए तो हम उसको आसानी से कर सके। तो दोस्तों अब फर्स्ट टॉपिक डालोगे, राजनीतिक संगठन या प्रशासन की इकाई। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है, ऋग्वैदिक काल आर्यों के प्रशासन की मूल इकाई परिवार या कुटुंब हुआ करता। दोस्तों ये प्री में भी पूछा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल आर्यों के प्रशासन इकाई क्या है, परिवार या कुटुंब। ये प्री में भी पूछा जा सकता है, जिसका मुखिया कुलप कहलाता है। अनेक परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता है। तथा कई गांवों के समूह मिलकर विष का निर्माण करते हैं, जिसके प्रमुख विषापति कहलाते हैं। अनेक विष मिलकर जन का निर्माण करता है, जिसका प्रधान अधिकारी राजा गोपा जनन गोपा कहलाता है। दोस्तों ऋग्वैदिककालीन आपको फर्स्ट टॉपिक डालना, राजनीतिक संगठन और प्रशासन की इकाई। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रशासन की मूल इकाई परिवार या कुटुंब हुआ करती थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। दोस्तों अनेक परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। दोस्तों तथा गांव के समूह मिलकर विष का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख विषापति कहलाता है। फिर अनेक विष मिलकर जन का निर्माण करते हैं, जिसका प्रधान अधिकारी राजा या गोपा जनस हुआ करता। दोस्तों 7 मार्क्स का आएगा तो आपको 1 लाइन या 2 लाइन लिख सकते हैं। 11 मार्क्स का आएगा तो आपको इतना लिख लीजिएगा, जब ही जाके आपका 2 पेज भरेगा। तो दोस्तों सेकंड टॉपिक डालना, राजा और सम्राट। राजा जन का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसका प्रमुख 2 कार्य था। प्रथम युद्ध के समय काबिलों का नेतृत्व करना तथा काबिले की समृद्धि की यज्ञों का अनुष्ठान करना। राजा का पद प्राय वंशानुगत ही होता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। दोस्तों थर्ड प्रमुख प्रशासन अधिकारी। दोस्तों पुरोहित, ये प्री में भी दोस्तों ये टॉपिक आ सकता है। पुरोहित ऋग्वेद काल या फिर हड़प्पा जनता किससे संबंधित। दोस्तों ऋग्वेद काल से संबंधित है। इसमें क्या, राजा का परामर्श तथा राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया करता था। सेनानी क्या था, सेना का प्रधान था। सैन्य संगठन की देखभाल तथा राजा की अनुपस्थिति में सेना का संचालन करता था। ग्रामीणी दोस्तों यह ग्राम का मुखिया होता था। दोस्तों ग्राम का मुखिया ग्राम में राज्य के कर्तव्य का निर्वहन करता था। दोस्तों तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। प्री का भी इससे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि दोस्तों कि इसमें भी मेंस का ही, प्री का भी पूछेगा। चारागाह बड़े जहाते का प्रधान कौन होता है। दोस्तों जो चारागाह हैं या बड़े स्थान है उसको चारागाह वाले उसको बृहस्पति कहलाते हैं, उसके देखरेख करने वाले को। 4 टॉपिक में आपको क्या डालना, सैन्य प्रशासन। ऋग्वैदिक काल में राजा स्थायी सेना नहीं रखता। दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है स्टेटमेंट के तौर पर कि ऋग्वैदिक काल स्थायी सेना रखते थे। दोस्तों नहीं रखते थे। तथा युद्ध के समय कबीले के नवयुवकों को भर्ती किया। जब दोस्तों स्थायी सेना नहीं रखते, जब युद्ध समय होता था तभी ये युवकों को भर्ती करते थे सेना में। आर्यों की सेना को मिलिशिया कहा जाता है। तो दोस्तों पूछ लेगा आर्यों की सेना को कहा जाता है,
तो आरोग्य सेना को मिलिशिया कहा जाता है। ये भी प्री में पूछा जा सकता है कि आरोग्य सेना को कहा जाता है। स्टेटमेंट दे देगा 4, लेकिन मिलिशिया सही होगा दोस्तों। 5 टॉपिक आपको क्या जानना, राष्ट्रीय प्रशासन सभा। ये सभा समिति दोस्तों पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है दोस्तों। पूछा सभा समिति किस में उल्लेख है, तो ऋग्वेद में उल्लेख है, इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। दोस्तों 2 क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है, MPPSC प्री 2024, अभी जो हाल ही में 23 जून को हुआ है। तो सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था जिसका कार्य न्याय करना था, ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। समिति काबिले का प्रत्येक सदस्य शामिल होता था तथा राजा के निर्वाचन संबंधी कार्य करते थे, ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। विदत आरोग्य सबसे प्राचीन संस्था जिसका कार्य संभवतः लूट माल बांटना धार्मिक एवं सेना से संबंधित था, ऋग्वेद काल में 112 बार उल्लेख किया गया है। 6 नंबर क्या आएगा, न्याय तथा दंड व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में न्याय संबंधित कानूनों की कोई विधिवत व्यवस्था नहीं थी, किंतु न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था। अन्य न्यायिक संस्था के रूप में सभा भी कार्य किया करती थी। फिर दोस्तों कंक्लूजन देना आपको, ऋग्वेद काल में चोरी, धोखेबाजी, डकैती, पशुचरण आदि अपराध प्रचलन थे। अपराधों के कठोर दंड दिया जाता था, परंतु मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था। तो दोस्तों स्टेटमेंट के तौर पर यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में मृत्युदंड का प्रचलन था, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। और ये भी पूछा जा सकता है मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था, ऋग्वेद, उत्तर वेद, हड़प्पा, तो दोस्तों ऋग्वेद आ जाएगा, प्रचलन नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था। फिर हम ऋग्वेद काल की सामाजिक व्यवस्था देखने वाले हैं। तो ऋग्वेद काल की सामाजिक व्यवस्था में क्या है दोस्तों, तो आप कोई वाला डेफिनेशन दे सकते हैं जो हमने पहले दिया। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व उत्तर भारत में प्रचलन था, और मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों के द्वारा यहाँ निवास किया गया, जो आर्यों के द्वारा निवास किया जो मैक्स मुलर के अनुसार पश्चिम से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, सॉरी दोस्तों। फिर फर्स्ट टॉपिक डालोगे पितृसत्तात्मक परिवार। तो इस काल में परिवार सामान्यतः संयुक्त हुआ करती थी दोस्तों, संयुक्त यानी एक साथ रहता था, तथा परिवार पर पिता का पूर्ण नियंत्रण था। पितृसत्तात्मक नहीं कह सकते, लेकिन पिता का नियंत्रण था, जो गृहपति कहलाता है दोस्तों। परिवार का नियंत्रण उसको गृहपति कहा जाता है। इस राजस्व या विश्वामित्र की कथा से जानकारी मिलती है, पिता के अधिकारों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था दोस्तों। जो पिता के अधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इतना पावरफुल था दोस्तों। सेकंड आएगा आपका वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण आएगा, क्षत्रिय आएगा, वैश्य और शूद्र अन्न। तो दोस्तों ब्राह्मण क्या आएगा, अध्ययन करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, शासन प्रशासन, वैश्य कृषि किया करते थे, शूद्र अन्य 3 वर्गों की सेवा करते थे दोस्तों। तो ऐसे भी आ सकता फॉलोइंग इन द मैच। ब्राह्मण का आ जाएगा शासन करते थे, नहीं दोस्तों, ब्राह्मण अध्ययन करते थे यानी पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य कृषि करते थे, शूद्र इन 3 वर्गों की सेवा करते थे, जो सबसे नीचे आते थे। ऐसे आप बना सकते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किंतु ऋग्वेद काल वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी दोस्तों। जो ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित नहीं था दोस्तों, जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। पुष्टि ऋग्वेद काल में एक मंत्र से होती है। एक विद्यार्थी कहता है, मैं कवि हूँ, मैं माता अन्न पीसती हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं। एक अन्य उदाहरण के लिए विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उनका कर्म ब्राह्मण था दोस्तों। तो दोस्तों कैसा स्टेटमेंट आ सकता है, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित था, नहीं दोस्तों, कर्म पर आधारित था। फिर थर्ड टॉपिक आपको डालना, स्त्रियों की दशा यानी महिलाओं की स्थिति। उस काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी दोस्तों। तो ऋग्वेद काल में अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य करता दोस्तों। ऋग्वेद काल में महिलाओं की चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो 1600 ईसा पूर्व है, वहाँ पे महिलाओं को सभा समिति में भाग नहीं दिया जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट गलत हो सकता है, यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वे अपने पतियों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। शिक्षा का अधिकार था, उदाहरण लोपमुद्रा, विश्वारा, घोषा, सिक्ता, पाला आदि था। बाल विवाह, सती प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था दोस्तों। बाल विवाह हो गया ना, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था।
विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि का प्रचलन था। दोस्तों विधवा जो विधवा है उनके साथ विवाह, अंतर्जातीय एक जाति से दूसरी जाति में मतलब विवाह, अंतर्जातीय विवाह प्रचलन था। महिला सभा समिति में भाग ले सकती। दोस्तों ये स्टेटमेंट, सभा समिति में भाग ले सकती थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में भाग नहीं ले सकती थी, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। महिलाओं की सम्मान की पुष्टि। दोस्तों महिलाओं के जो सम्मान की पुष्टि है जयदस्तम अर्थ यानी पत्नी की ग्रह से होती थी। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धाग्नि कहा है। दोस्तों ये आ सकता प्री MPPSC में कि अर्धाग्नि पत्नी को पति का अर्धाग्नि किस में कहा गया, तो दोस्तों आएगा सतपथ ब्राह्मण, फिर हड़प्पा, उत्तर वैदिक, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको आएगा सतपथ ब्राह्मण, तो ये प्री में आ सकता है। फिर फोर्थ टॉपिक डालना आपको काबिली समाज। काबिली समाज दोस्तों वो एक साथ मिलजुल के एक ग्रुप में रहते हैं, तो उसको काबिली समाज बोलते हैं। फोर्थ टॉपिक, ऋग्वैदिक काल में कुछ काबिली प्रथाएं थी जैसे बहुविवाह यानी मारुतो धोरिषि से मिलकर भोग करता था, नियोग आदि थे। 5 में क्या डालना, विवाह व्यवस्था। अनुलोम, अनुलोम में दोस्तों उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला। और प्रतिलोम उच्च वर्ण की महिला, निम्न वर्ण का पुरुष, उनका विवाह का उल्लेख किया। दास व्यवस्था दोस्तों उस समय छठा टॉपिक, दास व्यवस्था का प्रचलन था किंतु दासों को घरेलू कार्य में लगाया जाता था, कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था। 7 का आएगा खान पान। आर्य सामान्यतः शाकाहारी व मांसाहारी होते थे। शाकाहारी में क्या आएगा, चावल जो दूध दही ये सब करते, मांसाहारी भी होते। शाकाहारी खान पान, मांसाहारी में भेड़ बकरी भी खाते थे। एक टॉपिक आपको डालना है वेशभूषा। वस्त्र सूत, ऊन, मृग के चमड़े के वस्त्र धारण करते थे। वस्त्र 4 प्रकार का होते। बास ये आ सकता, कमर के नीचे, फॉलोइंग मैच में आ सकता MPPSC प्री में। अधिवास यानी अंगरक्षक, उष्णी यानी पगड़ी, नीव यानी अंतर्वस्त्र। तो दोस्तों एक तरफ ये 4 दे देगा, एक तरफ ये 4 दे देगा, तो पूछेगा कौन सा फॉलोइंग है ऐसे। 9 टॉपिक देना आभूषण। कर्णशोभन, कर्णजूल, कर्णशोभन को कर्णजूल कहते हैं। निष्ग्रीव यानी कंडार, करे यानी शिरोमणि, अंगूठी यानी भुजबंद आदि था। 10 का आएगा मनोरंजन के साधन, घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्ल युद्ध, नृत्य संगीत, जुआ आदि का प्रचलन था। फिर दोस्तों आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन देना है कि अतः ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी जो सभा समिति में भाग ले सकते थे। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो आर्थिक व्यवस्था में आपको दोस्तों ये इंट्रोडक्शन दिया है। ऋग्वैदिक समाज की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। इस समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे मौजूद थे, इस प्रकार समझे जा सकते हैं। फिर फर्स्ट टॉपिक डालना आपको पशुपालन। ऋग्वैदिक काल आर्य के रूप में प्रथमतः पशुपालन करते थे जिसमें गाय, भेड़, बकरी, अश्व आदि पालते थे। आर्य के लिए गायों का महत्व सर्वाधिक था। हाँ दोस्तों आर्य को गायों का महत्व, गायों को इन लोग संपन्नता का दूत यानी धन मानते थे और सबसे प्रिय पशु इनका घोड़ा था। लेकिन दोस्तों हमने देखा हड़प्पा में घोड़ा का कोई साक्ष्य मिला साक्ष्य, लेकिन दोस्तों घोड़ा उतने एविडेंस नहीं मानते हैं कि मत है कि घोड़ा नहीं होता था, नहीं जानते थे वो लोग, होता था कि नहीं जानते थे। सेकंड टॉपिक डालना कृषि कार्यों का द्वितीय व्यवसाय था क्योंकि इस समय भूमि महत्वहीन थी। फिर भी ऋग्वेद में कृषि का 24 बार उल्लेख किया गया। दोस्तों ऋग्वेद में 24 बार उल्लेख किया गया तथा अन्य कृषि से संबंधित है क्योंकि उल्लेख लंगला यानी हल, सीता दोस्तों हल से बनी जो नालियाँ होती हैं उसको सीता कहते हैं। यव यानी जो, व्रीहि यानी चावल आदि फसलों का उत्पादन करते थे। थर्ड डालना आपको उद्योग धंधे। ऋग्वैदिक काल आर्य वस्त्र उद्योग, बढ़ाई, कामगार, रथगार, कुम्हार आदि का कार्य करते थे। श्यामायस्क या फिर आयस्क शब्द का उपयोग ऋग्वेद में कांस्य और तांबे के लिए करते थे, जिससे पता चलता है कि आर्यों को धातु शिल्प का ज्ञान था। फिर फोर्थ टॉपिक में आपको डालना दोस्तों फोर्थ टॉपिक में डालना आपको व्यापार। ऋग्वेद में मुख्यतः आंतरिक व्यापार का प्रचलन था जो गाड़ियों, रथों, पशुओं द्वारा होता था। व्यापार हेतु सुदूर क्षेत्र भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पाणी कहा जाता है। ऋग्वेद में समुद्र के व्यापार का उल्लेख नहीं था, फिर भी भुज की यात्रा का वर्णन जिससे ज्ञात होता है। ऋग्वेद आर्यों को नौकाओं का ज्ञान था। इस काल में सुतखोर और बेनाकोट कहते हैं।
5वां टॉपिक है विनिमय का माध्यम। दोस्तों ऋग्वेद काल में विनिमय का माध्यम वस्तु, तो एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो, उसमें पैसे का प्रचलन नहीं था। गाय घोड़े निस आदि का प्रयोग किया जाता। गाय घोड़े निस का भी दोस्तों प्रचलन किया जाता कि एक वस्तु लिया तो उसको दूसरे में दिया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति दोस्तों इनकी कैसी थी, तो दोस्तों आपको डेफिनेशन वही देना है। फर्स्ट टॉपिक है प्रकृति पूजन। ऋग्वेद आर्य जब प्रकृति में गूढ़ रहस्यों को समझने में असफल हुए तब उन्होंने प्रकृति को देव में पूजन प्रारंभ किया, जैसे सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि। सेकेंड डालना स्तुति और यज्ञ। आर्यों को उपासना की विधि अत्यधिक सरल थी। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति यज्ञ किया करते थे तथा उसके फल के रूप में तथा पुत्र, पौत्र, धन आदि को कामना करते थे। थर्ड डालना मंदिरों का मूर्ति पूजन का अभाव। ऋग्वेद में किसी प्रकार के मंदिर मूर्ति का उल्लेख नहीं मिलता था, अपितु देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति यज्ञ किया करते थे। फोर्थ डालना स्वर्ग और नरक की धारणा। आर्यों का मानना है सत्काम यानी पुण्य करने वाले को स्वर्ग मिलते हैं और अनैतिक को दुष्काम लोग को नरक मिलते हैं। 5वां टॉपिक डालना है ऋत की धारणा। दोस्तों ऋत की धारणा 5वां, ऋत की धारणा। ऋत का अर्थ नैतिक होता है। ऋग्वेद आर्यों में नैतिकता बनी रहे इसके लिए ऋत अवधारणा पर बल दिया। प्रकृति में नैतिक नियमों का नियमन विरुद्ध देव करते थे। वरुण देव ऋत यश गोपा कहलाते थे। फिर दोस्तों 6 टॉपिक ना उनकी श्रेणी। ऋग्वेद के अनुसार 33 देवता होते थे। फिर दोस्तों इसमें आकाश में कौन कौन से, इससे प्री में पूछा जा सकता। धौ यानी आर्यों के सबसे प्राचीन देव। वस्त्र वरुण यानी यूनान सामदेव। मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञा के लिए सूर्य, विष्णु, सावित्री, उषा की पत्नी। दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये प्री में पूछा जा सकता, मेंस में भी आप डाल सकते, एक दो आप डाल सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, एक को आप डालना पृथ्वीवासी। फिर दोस्तों आपको एक कंक्लूजन लिख देना। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। आज के लिए बस यहीं तक ही। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। तब तक के लिए जय हिंद।